ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज जो बेटा हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से आगे वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको सॉल्यूशन देखना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जा करके आप उनको देख सकते हैं। तो बच्चा, आज बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आदाब, अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। चलिए बच्चा, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। हाँ, किसी को हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी धीमी लगे तो वो स्पीड को डबल या 1.5 गुना करके भी उस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो बच्चा आज का क्वेश्चन करते हैं 23 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे जो बेटा दिया गया है, एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवाट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफेड संधारित्र की आवश्यकता है। उसके पास में एक बैटरी है। ठीक है, एक बैटरी दे रखी है, वो कितने की है? 1 kV की है। कितने की है? 1 kV की है। और उसको कितनी धारिता चाहिए? 2 माइक्रोफेरड संधारित्र की आवश्यकता है। इसको जो धारिता चाहिए वो बेटा 2 माइक्रोफेरड की चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इसलिए क्या कि 1 माइक्रोफेरड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है जो कि 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर सहन नहीं कर सकते। कोई ऐसा विन्यास आपको सुझाना है जिससे न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो, जिसके अंदर कम से कम संधारित्र हो। इसको एक ऐसा विन्यास चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो तुल्य धारिता निकल के आए, यहाँ पे वो तुल्य धारिता कितनी आनी चाहिए? 2 माइक्रोफेरड आनी चाहिए। ठीक है, और 2 माइक्रोफेरड आने के लिए उसके पास में 2 माइक्रोफेरड संधारित्र की आवश्यकता है। अब उसके पास में जो संधारित्र है वो 1 माइक्रोफेरड वाले हैं, उसके पास में 2 माइक्रोफेरड का एक भी संधारित्र नहीं है। अब उसको सर्किट के अंदर 2 माइक्रोफेरड संधारित्र की आवश्यकता है, और उसके पास में जो संधारित्र दे रखे हैं वो सारे कौन से हैं? 1 माइक्रोफेरड के हैं। यानी कि 1 माइक्रोफेरड के जो संधारित्र है उसको किस प्रकार से संयोजित करें, किस परिपथ की जो तुल्य धारिता है वो कितनी निकल के आ जाए? 2 माइक्रोफेरड निकल के आ जाए। तो इसके पास में बहुत सारे संधारित्र हैं 1 माइक्रोफेरड के, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ना, 1 माइक्रोफेरड। क्योंकि इसने ये भी बोला है, यदि मैं 1 माइक्रोफेरड के यहाँ पे 2 जोड़ भी देता हूँ, कोई बच्चा ऐसे बोलेगा सर ऐसे करो ना कि 1 माइक्रोफेरड के 2 संधारित्र ले लो और दोनों संधारित्र को आप समांतर क्रम में जोड़ दो। चलो मैं जोड़ देता हूँ, है ना। जैसे मैंने जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ा है, ये 1 माइक्रोफेरड का यहाँ पे जोड़ दिया और 1 माइक्रोफेरड का यहाँ पे जोड़ दिया। इनकी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोफेरड आ जाएगी। ठीक है, आंसर तो आ जाएगी। लेकिन इसने साथ में एक लिखा भी है। लिखा क्या है? उसने बोला है कि कोई भी संधारित्र, ये जो 1 माइक्रोफेरड के दे रखे हैं, वो 400 वोल्टेज से ज़्यादा का वोल्टेज सहन नहीं कर सकते। और यहाँ पे वोल्टेज कितने का दे रखा है? 1 kV का दे रखा है। यानी कि मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूंगा, यहाँ पे जोड़ दिया तो ये सहन नहीं कर पाएंगे 1 kV यानी कि 1000 वोल्टेज को। वोल्टेज 400 से ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर जो वोल्टेज लाना पड़ेगा वो वोल्टेज 400 मैक्सिमम है, यानी कि 400 से कम ही रखना पड़ेगा वोल्टेज। ओके, तो मैं मान लेता हूं हम ऐसा करते हैं कि जो विभवांतर जो बढ़ता है बेटा, वो विभवांतर बढ़ता है श्रेणी क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक संधारित्र के ऊपर मतलब विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है और आवेश की मात्रा समान होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम है। मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पर 3 संधारित्र ले लेता हूँ। 1 माइक्रोफेरड का एक यहाँ पे ले लिया, एक 1 माइक्रोफेरड का यहाँ पे ले लिया और एक 1 माइक्रोफेरड का यहाँ पे ले लिया। दोनों की देखो धारिता बराबर है, दोनों की धारिता कितनी है? बराबर है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज बढ़ जाएगा 1 kV का। अरे बढ़ेगा ना, 1 kV का है। 1 kV का मतलब ये हुआ कि 1000 3 भागों में बढ़ेगा, यानी कि एक के ऊपर कितना आएगा? 333.33 वोल्टेज, यानी कि इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 333.33। इसके ऊपर भी इतना ही आएगा, इसके ऊपर भी इतना आएगा, जो कि 4 वोल्टेज से क्या है? कम है। यानी कि यहाँ इस कंडीशन में यह काम कर सकता है, ये वाला भी काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे फिर वही दिक्कत, सर कोई बोलेगा सर यदि आप यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो एक के ऊपर आएगा 500 वोल्टेज, दूसरे के ऊपर आएगा 500 वोल्टेज, यानी कि 2 नहीं रख सकते।
दूसरा वाला तो गलत हो जाए। हाँ 3 रखेंगे तो इसके ऊपर आएगा 333, इस पर भी 333 और इसके ऊपर भी 333। हाँ अब ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। क्लियर है? को बोलेगा सर 4 ले लेते ताकि 250 250 250 250 आएंगे। अरे 250 पे तो काम करेगा। इसने बोला कि कम से कम आपको एक ऐसा विन्यास लेना है ताकि कम से कम वो यहाँ पे संधारित्र को काम मिले। 4 को लोगे तो भी वोल्टेज तो कम आएगा, लेकिन आपको कम से कम रखना है। तो यानी कि मैं क्या कितने रखूंगा यहाँ पे 3 रखूंगा। क्लियर है? तो 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड के 3 रख दिए। चलो वोल्टेज बढ़ गया। फिर दिक्कत तुल्य धारिता तो कितनी मिल रही है? अरे तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। फिर तो कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अरे इसकी जब निकालोगे 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो हमें पता है कि जब समान मान के संधारित्र n संधारित्र जब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो तुल्य धारिता होती है C/n, और C का मान कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। n का मान कितना है? 3, यानी कि इसकी तुल्य धारिता 1/3 माइक्रोफेरेड निकल के आएगी। लेकिन हमारे को कितनी लानी है? 2 माइक्रोफेरेड। अब क्या करें? ऐसा करते हैं कि 3 यहाँ पे ले लो, 3 इसके समांतर क्रम में और जोड़ दो। ऐसे ऐसे आप 6 पंक्तियां बना दो। अरे एक पंक्ति का कितना होगा? 1/3। तो 6 पंक्तियां बनाएंगे तो कितना आएगा? क्योंकि हमें पता है कि समांतर क्रम में जो होता है तुल्य प्रतिरोध वो कितना होता है कि इसका प्रतिरोध कितना, मतलब इसका जो धारिता कितनी? 1/3 प्लस इसकी भी कितनी होगी? 1/3 प्लस ऐसी ऐसी 6 पंक्तियां ले लो। कितना हो जाएगा? अरे 6/3 होगा कि नहीं? यानी कि 2 माइक्रोफेरेड निकल के आ जाएगी। यानी कि जो विन्यास बेटा निकल के आएगा वो क्या आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? 3-3 संधारित्र लेने पड़ेंगे। इन 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, इनको भी 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और 3-3 के संधारित्र लेकर के उनको भी कैसे रखना पड़ेगा? आपस में 6 पंक्तियां बनानी पड़ेगी समांतर क्रम के अंदर, तब जाकर के तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड निकल के आएगी। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको एक लॉजिकली बताया कि लॉजिक लगा करके भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड से कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे बेटा। ठीक है, मेथड से करते हैं इसको। मैं मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है कि कितने मैंने संधारित्र, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने जो संधारित्र लिया है 1 2 3, मैं मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे संधारित्र लेता हूं n। कितने लेता हूं? n लेता हूं। एक की धारिता कितनी? c, यानी कि C/n। अरे तुल्य धारिता बेटा कितनी निकल के आएगी? C/n निकल के आएगी। और आपको पता है कि जब मैं यहाँ पर n संधारित्र जोड़ूंगा, कितने जोड़ूंगा? n संधारित्र, 1 2, ऐसे मैंने कितने जोड़ के रखे हुए हैं? n जोड़ के रखे हुए हैं। अरे जो 1000 वोल्टेज होता है, जब श्रेणी क्रम में समान मान के संधारित्र जोड़ रखे होते हैं तो सभी पे जो वोल्टेज आएगा वो बराबर मात्रा में आएगा। अरे n के ऊपर जो टोटल वोल्टेज होगा 1000 वोल्टेज, तो 1 के ऊपर कितना होगा? तो हम लिखेंगे माना कि n संधारित्र श्रेणी क्रम में है, n संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना आएगा? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना आएगा? अरे 1000 जो वोल्टेज है वो n भागों में बटेगा, 1000/n आएगा, और प्रत्येक संधारित्र पर इतना वोल्टेज आएगा। और ये वोल्टेज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 होना चाहिए, यहाँ भी 400 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा रखोगे तो यह काम ही नहीं करेगा। इसने बोला है यानी कि 400 वोल्टेज। तो यहाँ से क्या मिलेगा? अरे n को इधर भेजो, n इज ग्रेटर देन 400 को इसके नीचे भेजो। अरे 1000/400 कितना आएगा? 2.5, यानी कि n का मान कितना रखना है आपको? 2.5 रखना है, यानी कि 2.5 संधारित्र से ज्यादा रखना है। अब 2.5 से ज्यादा का मतलब आपको 3 संधारित्र रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे यहाँ पे? 3 संधारित्र, यानी कि कितने बनेंगे? 3। अरे n का मान कितना आया? 3 आया, यानी कि आपको यहाँ पे 3 संधारित्र जोड़ने पड़ेंगे श्रेणी क्रम के अंदर। ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी निकल के आएगी? जब 3 संधारित्र को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता बेटा निकल के आएगी। वो लाला क्या निकल के आएगी? तुल्य धारिता। अरे फॉर्मूला होता है C' इज इक्वल टू क्या? C/n। C का मान कितना? 1 माइक्रोफेरेड। n का मान कितने जोड़े आपने? 3 जोड़े हैं, तो कितने आंसर निकल के आया? 1/3 माइक्रोफेरेड। ओके, ऐसी हम यहाँ पर m पंक्तियां बना लेते हैं। कितनी बना लेते हैं? m पंक्तियां। कितनी बना लेंगे? m पंक्तियां। ठीक है, ऐसी मैं m पंक्तियां बना रहा हूं। अरे एक पंक्ति की तुल्य धारिता कितनी? 1/3
3, तो m पंक्तियां बनाएंगे। अरे दूसरी पंक्ति नहीं बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, चौथी बनाएंगे, पांचवी बनाएंगे, ऐसी कितनी बना रहे हैं? m बना रहे। तो m पंक्तियों की तुल्य धारिता कितनी आएगी? तो हम लिखेंगे माना समांतर क्रम में m पंक्तियां हैं। कितनी है लाला? m पंक्तियां। अरे ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो माना समांतर क्रम में m पंक्तियां हैं, तो कैसे लिखेंगे अपन? अरे एक पंक्ति का कितना? 1/3। और चूंकि समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है? सभी धारिताओं का योग होता है, यानी कि हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस कितनी बार जोड़ना है? m बार जोड़ना है। अरे एक बार जोड़ेंगे तो 1/3, 2 बार जोड़ेंगे तो 2/3, 3 बार जोड़ेंगे तो 3/3। अरे m बार जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आएगा? अरे कितना आएगा आंसर? अरे बोलो भाई, m/3। और ये जो तुल्य धारिता है वो कितनी निकल के आनी चाहिए? 2 माइक्रोफैरड निकल के आनी चाहिए, यानी कि m बराबर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यानी कि आपको कितनी पंक्तियां ऐसी बनानी पड़ेगी? 6 बनानी पड़ेगी, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है बेटा, वो दिया गया है। एक बार देख लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है। हाँ, 2 फैरड धारिता वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्करण, मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है। क्लियर है? ठीक है। इसकी धारिता दे रखी है 2 फैरड, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा इसने पूछा है, और आपको डी का मान दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। इसने कितना मान दे रखा है इसका? ठीक है, इसका जो मान दे रखा है d = 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। अरे भाई गली गली में बच्चा कर रही थी, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हलवा, ठीक है। क्या लिखेंगे? अरे c = समांतर प्लेट संधारित्र की। हाँ देखो, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू को रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर में आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि इतना एरिया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत फर्जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, वो दिया गया है, एक चित्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, मुक्काबला मुक्काबला हुलाला हुलेला हुलेला। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। हाँ, चित्र दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे जो धारिता दे रखी है वो दे रखी है 100 पिको फैरेड, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 200 पिको फैरेड, सब पिको फैरेड में दिया हुआ है। और ये जो दिया गया है वो भी दिया हुआ है 200 पिको फैरेड, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है 100 पिको फैरेड, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपको 200 पिको फैरेड यहाँ पे दे रखा है, और एक पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पे एक 300 वोल्ट की बैटरी जोड़ के रखी हुई है। ये प्लस सी रहा और ये माइनस सी रहा है। इसने बोला है कि प्रत्येक संधारित्र पर 300 वोल्टेज बैटरी के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश में उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता भी निकालनी है और वोल्टेज भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो आपको इन दोनों के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता निकालूंगा तो मैं इस तार को क्या करूंगा, यहां से सीधा करूंगा, ऐसे खींचूंगा। तो ये वाला तार आपको खींचोगे तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और इसको खींच के इधर शिफ्ट करो आप। और जब इसको भी खींचोगे और इसको सीधा करोगे, दोनों को खींच के, तो सर्किट जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा बेटा, इस टाइप का। ये जो 100 माइक्रोफैरेड का है ना, वो यहां पर आ जाएगा,
सॉरी पिको फेरेड का, वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर है ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट और इनके बीच में एक बैटरी जोड़ के रखी हुई है और वो जोड़ के रखी हुई है 300 वोल्ट की। क्लियर है? ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। अरे अब तो गली गली में बच्चे कर रहा है इसको। क्या आएगा आंसर? बोल लाला, आंसर क्या आएगा इसका? देखो 200 पिको फेरेड और 200 पिको फेरेड कितना हुआ? अरे दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? C बटा N। C का मान कितना है? 200। N का मान कितना है? 2। कितना आएगा? 100 माइक्रो फेरेड, 100 सॉरी पिको फेरेड। अरे नहीं तो फॉर्मूला भी होता है कि दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 का मान 200, C2 का मान भी 200, 200 इंटू 200 रखो अपॉन में C1 का मान 200 और 200 कितना हुआ? 400। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। क्योंकि हमने जितने भी मात्रक दे रखे वो पिको फेरेड में दे रखे, तो आंसर भी किस में मिलेगा? पिको फेरेड में मिलेगा। ओके, यहाँ से आंसर आया 100 पिको फेरेड। यानी कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा, मतलब सॉरी तुल्य धारिता निकल के आएगी, वो आएगी 100 पिको फेरेड। ओके, यहां पर कितने का जुड़ा हुआ है? 100 वाला जुड़ा हुआ है, 100 पिको फेरेड। और यहां पर आते हैं, ए पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और बी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, और 100 ये वाला भी तो जुड़ा हुआ है भाई साहब, इसको भी जोड़ो यहाँ पे 100 पिको फेरेड। ठीक है, अरे इन दोनों को सरल किया, कितना आया? 100। ये 100 और ये 100 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? वो होती है दोनों के योग के बराबर। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 100 और 100 कितना हुआ? 200 हुआ। कितना हुआ? 200 हुआ। और यहाँ पे कितने का है? 100 पिको फेरेड। ओके, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब तुल्य धारिता निकालो। ये दोनों कौन से क्रम में है? अरे बोल लाला, ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तुल्य धारिता आ जाएगी C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अरे C1 का मान कितना? 100। C2 का मान कितना? 200। C1 का मान कितना? 100। C2 का मान कितना? 200। कितना होगा? 300। 2 0 से 2 0 मर गया। कितना आंसर आया? 200 अपॉन में 3। यानी कि इतनी पिको फेरेड में धारिता निकल के आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये तुल्य धारिता का आंसर आ गया। इसने बोला है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? ये संधारित्र है C1, ये संधारित्र है C2, ये संधारित्र है C3 और ये संधारित्र है C4। ठीक है, अब यहां पर एक बैटरी जोड़ के रखी हुई है, बैटरी जोड़ के रखी हुई है यहाँ पे कितने वोल्टेज की? 300 वोल्टेज की। तो बताइए यहां से आवेश कितना निकलेगा? अरे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो तुल्य धारिता निकल के आएगी, अरे दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 200/3। और यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दो, 300 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पे जोड़ दी। ठीक है, बताओ आवेश कितना आएगा? यहाँ से आवेश कितना निकलेगा? अरे आवेश गली गली में बच्चा निकल रहा है। फॉर्मूला क्या? Q इज इक्वल टू CV। अरे Q का मान निकालना है, C का मान कितना है? 200/3। बैटरी का वोल्टेज कितना है यहाँ पे? अरे ये 300 वोल्टेज यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोल हाँ या ना। अरे जाएगा ना, तो हम 300 से गुणा कर देंगे। इसके ऊपर वोल्टेज कितना आएगा? 300 का। धारिता कितनी? 200/3। तो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा? फॉर्मूला लगा दिया। अरे इसे कैंसिल करो, कितना आएगा? 100। क्योंकि C का मान आप किस में रख रहे हैं? पिको में रख रहे हैं। पिको का मतलब क्या होता है? 10⁻12। यानी कि यहाँ से आवेश निकल के आएगा वो कितना आएगा? 200 को लिखेंगे 2 × 10⁻2। 10⁻2 कितना हुआ? 10⁻4। और यहाँ पे कितना है? 10⁻12। तो आंसर क्या मिला? 2 × 10⁻8 मिलेगा। बच्चे यहाँ से आंसर क्या निकल के आया? आवेश का, कि आवेश कितना आएगा इसके ऊपर यहाँ पर? अरे यहाँ से आवेश कितना निकलेगा? वो निकलेगा 2 × 10⁻8 कूलॉम। ये आवेश यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा, यानी कि ये आवेश यहाँ से होता हुआ यदि इस डायग्राम को मैं एक्सपेंस करता हूँ, वापस खोलता हूँ, तो इसका, क्योंकि ये जो मैंने रिजल्ट निकाला था वो यहाँ से निकाला, यानी कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ वापस से। क्लियर है? यानी कि यहाँ से आवेश निकलेगा कितना? ये वाला।
यहां से जाएगा, यहां से जाएगा। अरे ये कौन सा संधारित्र था? C4। कौन सा था? C4। क्लियर? तो C4 पर आवेश कितना आएगा? बोल रहा था। अरे जितना आवेश यहां से निकलेगा वो पूरा का पूरा इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? और वो पूरा का पूरा आवेश इसमें भी जाएगा। अरे इसके अंदर भी जाएगा ना। तो यहां पर आवेश कितना आएगा? तो हम लिख सकते हैं C4 पर आवेश। अरे C4 पर आवेश कितना आएगा? तो हम लिखेंगे C4 पर आवेश आएगा 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसके ऊपर ये वाला आवेश पूरा का पूरा जाएगा। अब इसने बोला कि इस पर विभव कितना आएगा? अरे विभव का फॉर्मूला, विभव C4 पर विभवांतर, C4 पर विभवांतर कितना आएगा? तो लिखेंगे, अरे विभवांतर का फॉर्मूला क्या बेटा? बोल। Q बराबर क्या होता है? CV। तो Q बराबर CV होता है तो V बराबर क्या होगा? Q अपॉन में C। अरे Q का मान कितना? 2 × 10⁻⁸। अरे इसके ऊपर आवेश कितना है? ये वाला C, मतलब इसकी धारिता कितनी है? 100 पिकोफैरेड। कितनी है? 100 पिकोफैरेड। तो कितना आएगा इसके ऊपर? निकाल लो आप। पिको को लिखने का तरीका क्या होता है? 10⁻12। ये से कैंसिल होगा कितनी बार? 10⁻4 आएगा। यहाँ पे 10⁻2 बनेगा, यानी कि 10⁻2 आएगा। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻+2 यानी कि 200 वोल्ट। कितना आएगा बेटा? 200 वोल्ट। यानी कि इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट। अरे जब इस पे 200 आएगा तो इस पर कितना आएगा? 100 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 100 वोल्ट आएगा। क्लियर है? ठीक है। C4 पे हम निकाल चुके हैं। ठीक है। अब यही आवेश देखो, ये वाला जो डायग्राम आया था वो यहां से आया था, मतलब इसी डायग्राम को मेरे को यहां पे समझाना। कैसे समझाऊंगा? अरे यहां से जो आवेश है ये वाला कितना इसमें जा रहा था? 2 × 10⁻⁸। वो यहां पर भी जाएगा 2 × 10⁻⁸। यहाँ पर जो आवेश आया वो दो भागों में बटेगा। कुछ एक आवेश इसके अंदर जाएगा और कुछ एक आवेश इसके भी अंदर भी जाएगा। अब तो बड़ा सिंपल है। अरे दोनों की धारिता क्या है? बराबर। तो यहाँ से जो आवेश आया था, यानी कि ये वाला आवेश था, ये वाला आवेश कितना था? 2 × 10⁻⁸। ये वाला हमने यहाँ से प्राप्त किया है, यानी कि ये वाली जो धारिता है वो 2 में बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ से जो आवेश आया वो दोनों में बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों की धारिता बराबर है। यानी कि आपको पूछा जाए ये संधारित्र पर, ये कौन सा संधारित्र था? C1 था। कौन सा था बेटा? C1। तो हम लिखेंगे C1 पर आवेश कितना आएगा? तो हम लिखेंगे C1 पर आवेश आएगा, वो आएगा 1 × 10⁻⁸ कूलम। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि C1 पर विभवांतर कितना होगा? अरे विभवांतर तो गली गली में बच्चा निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है गली गली में बच्चा? जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा था तो एक गली में बैठा हुआ बच्चा भी इसको सॉल्व कर रहा था और उसने फॉर्मूला अप्लाई किया Q अपॉन में C। अरे Q का मान कितना? अरे Q का मान कितना? 1 × 10⁻⁸ अपॉन में C का मान कितना? 100 पिकोफैरेड, मतलब 10⁻12। क्योंकि यहाँ से आएगा 10⁻2, ये है 10⁻12, यानी कि 10⁻10। यहाँ पर इससे कैंसिल होगा, 10⁻2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, यानी कि 100 वोल्ट। यानी कि उसके ऊपर विभवांतर कितना आएगा? 100 वोल्ट आएगा बेटा। कितना आएगा? 100 वोल्ट। तो हमने यह C1 पर भी निकाल दिया। अब बारी है इस वाले की। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर वोल्टेज 100 है, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है। यहाँ पे 100 वोल्ट होगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा लाला बोल? 100 वोल्ट आएगा। यानी कि ये वाली जो विभवांतर है, यानी कि ये वाला विभवांतर, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम बना है वो यहाँ से बना है, यानी कि इनके बीच में 100 वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 100 वोल्टेज होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आवेश कितना जा रहा था? अरे इसमें कितना जा रहा था? 1 × 10⁻8। तो इसमें भी कितना जाएगा? 1 × 10⁻8, यानी कि इसमें भी कितना जाएगा? 1 × 10⁻8। यानी कि आपको पूछा जाए कि C2 पर आवेश कितना होगा? अरे C2 पर आवेश कितना होगा? तो आप बोलोगे C2 पर आवेश कितना होगा? तो 1 × 10⁻8 होगा। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि C2 पर विभवांतर कितना होगा? अरे C2 पर विभवांतर कितना होगा? अरे C2 पर विभवांतर कितना होगा? विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन में C। Q का मान कितना है बेटा? Q का मान कितना है? 1 × 10⁻8। और C का मान कितना है? इसके लिए C का मान कितना है? 200 है। कितना है? 200 है। तो यहाँ से 200 पिकोफैरेड, यानी कि 10⁻12 लिखोगे, ये इससे कैंसिल होगा। 10 देखो यहाँ पर कितना आएगा? 10 ये कटेगा 10⁻4। यहाँ पे कितना है? 2 0 है, यानी कि -2 बचेगा। ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, यानी कि ऊपर 100 जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 50 वोल्ट।
क्लियर है, यानी कि इसका विभवांतर कितना होगा 50 वोल्ट। आवेश कितना होगा 1 × 10⁻⁸। अरे इसमें आवेश 1 × 10⁻⁸ जा रहा है, तो इसमें भी आवेश कितना जाएगा 1 × 10⁻⁸ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकाल लेंगे बेटा, रब कर दो इसे। ठीक है, अपन लिखेंगे C3 पर आवेश। अरे C3 पर आवेश कितना आएगा बोल लाला। C3 पर जो आवेश आएगा वो आएगा 1 × 10⁻⁸ कूलाम। आपसे पूछा जाएगी C3 पर विभवांतर कितना होगा। अरे C3 पर विभवांतर कितना होगा, C3 पर जो विभवांतर होगा फॉर्मूला Q/C। Q का मान कितना 1 × 10⁻⁸। C का मान कितना 200 पिकोफैरेड यानी कि 10⁻12। इसको सॉल्व करोगे, देखो दोनों सेम ही तो है, ये वाला और ये वाला, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 50 वोल्ट। क्लियर है, तो इस तरीके से पूरे न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। इस न्यूमेरिकल की सहायता से जितने भी सारी चीज़ें जो आपके सवाल बन सकते थे वो सारे यहाँ पे सवाल बन चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 24 या 25 है, जो भी है देख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 26 है। ठीक है बेटा, 26 है। बेटा रब कर दूं क्या इसे। ठीक है, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। अरे यार पढ़ ले चुपचाप, जिंदगी बन जाएगी तेरी। ठीक है ना, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। अरे थोड़ा बहुत पढ़ ले, फिजिक्स नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। पढ़ना, ये सुंदर बुंदर है कुछ नहीं करना। ठीक है ना, ठीक है। एक वो भी चल रहा है, एक वो चल रहा था ना, एक बड़ा मतलब ट्रेंड भी चल रहा था, बचपन का प्यार हमें भूल नहीं जाना रे। अरे भाई बचपन का प्यार तो सब याद आ जाएगा जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चुपचाप से पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब याद आ जाएगा। बचपन का प्यार जो भूला हुआ है वो भी वापस से आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना, ये बचपन का प्यार वगैरह आपको नहीं पढ़ना इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, उनके बीच की पृथक्करण दूरी दे रखी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको नैनोमीटर में, सॉरी एमएम में दे रखी है 2.5 mm। ठीक है, 400 वोल्टेज संधारित्र संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र को आवेशित किया गया, एक वोल्टेज की बैटरी लगा दे रखी है V बराबर 400 वोल्टेज की। तो ये बोला कि संधारित्र कितनी विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। इसमें भी दो पार्ट हैं, ठीक है ना, इसमें भी बेटा अलग अलग दो पार्ट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कि कितनी ऊर्जा है वो संचित करता है, ये पूछा गया है। तो पहले तो हम इसकी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी निकालते हैं। अरे फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का। एनर्जी का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 CV²। तो 1/2, ठीक है। C का मान निकालना पड़ेगा बेटा। पहले C कैसे निकालेंगे, देखो एरिया जो दे रखा है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। हम ऐसा ही पद्धति के अंदर सारे मात्रक को रखेंगे। तो हम देखो C बराबर क्या होता है, धारिता ज्ञात करने का A/0/D। A का मान कितना दिया हुआ 90, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटी को क्या लिखते हैं 10⁻2 लिखते हैं, लेकिन क्या हो रहा है स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 90 × 10⁻4 लिखेंगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 अपॉन में डी का मान कितना दिया गया है 2.5 mm में दे रखा है। इसे अपन मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेगा 2.5 m यानी मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻3। क्लियर है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा, जो भी है वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे 90 × 10⁻4 इंटू 8.85 × 10⁻12 अपॉन में 2.5 × 10⁻3 इंटू V²। V का मान कितना दिया गया 400, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 400 × 400 करोगे। क्लियर है, पॉइंट को यहाँ से हटा दो तो 10 और आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना है 25 है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं 25 को,
कितनी बार कटेगा 25, यहाँ पे 25 से कम 25, पीछे 15 यानी कि 150 यानी कि 16 बार कटेगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे इसको भी काट देता हूँ, कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। 10 की घात -3 है, यहाँ पर कितना आएगा 10 की घात -9 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 90 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 1 इंटू 10 की घात -4 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -9 इंटू यहाँ से बेटा कितना आएगा 8 आएगा, 8 भी बचेगा इंटू इन 3 जीरो को 1 2 3 इनको 10 की घात में लिख लेते हैं यानी कि 4 इंटू 10 की घात 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे कितना है 10 की घात 3 है, यहाँ पे 10 की घात 1 है तो कितना हो जाएगा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तीनों। ठीक है, फिर इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 32 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 तिया 27 से 28 आएगा यानी कि 288 आएगा। 288 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा फिर 8.85 से यानी कि 9 के आसपास लेकर के चलो आप वैल्यू को, यानी कि 9 8 72, 9 8 72 और 7 कितना होगा 79, 7 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 7 25 आ जाएगा। यानी कि आंसर ये कुछ निकल के आएगा 2592 इंटू 10 की घात -9। यदि आप पॉइंटों में लिखोगे तो लिख सकते हैं 2.6 अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा इंटू 10 की घात -6 जूल। बेटा ये आंसर निकल के आएगा। आप कैलकुलेटर की सहायता से अप्रोक्सीमेटली एकदम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ 2.55 आ रहा है तो आप 2.66 लिख सकते हो। ठीक है, हाँ संधारित्र का इसने बोला है कि इस ऊर्जा को प्लेटों के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसने बोला है कि प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा निकालना है। अरे प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा U ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा परिमाण U में संबंध स्थापित कीजिए। इसने बोला है कि आपको संबंध भी स्थापित करना है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आएगा उसका आपको रिलेशन बढ़ाना है। ठीक है, पहले तो ऐसा करते हैं कि ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, ये वाली एनर्जी लगभग ये 2.55 निकल के आ रही है ना। अब इस एग्जैक्ट यदि 8.85 लोगे ना यहाँ पे तो आंसर निकल के आएगा ये 2.55। क्लियर है, मैंने 9 लेकर के किया इसलिए आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी पूरे आयतन में संचित होगी तो इसने बोला कि प्रति एकांक आयतन में कितनी होगी, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में कितनी आएगी भाई। अरे पूरी एनर्जी कितनी 2.55 इंटू 10 की घात -6 अपॉन में आयतन कैसे निकालते हैं, अरे क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई। क्लियर है, A इंटू डी। क्लियर है, ठीक है। A कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर में, मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 90 इंटू 10 की घात -4 लिखेंगे इंटू डी का मान कितना है 2.5 mm। अरे m को क्या लिखेंगे मिली को 10 की घात -3 से इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। क्लियर है, इसने बोला है कि प्रति एकांक आयतन में जो संचित होने वाली ऊर्जा होती है इसको स्मॉल u से लिखते हैं। अब बेटा आगे जो हमारे को जो पूछा है, इसने पूछा है कि रिलेशन क्या होगा कि प्रति एकांक आयतन के अंदर जो संचित होने वाली ऊर्जा है उससे ऊर्जा को हम स्मॉल u से लिख रहे हैं। बेटा किससे लिख रहे हैं, स्मॉल u से लिख रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख रहे हैं E से लिख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में क्या संबंध होगा आपको ये निकालना है। क्लियर है, तो देखिए प्रति एकांक आयतन में पहले ऐसे करते हैं कि टोटल एनर्जी को निकाल लेते हैं। कुल ऊर्जा कितनी होती है तो अपन लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल ऊर्जा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी होगी बेटा, वो होगी U इज इक्वल टू 1/2 CV²। C क्या होता है, उसकी धारिता होती है। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है A∈0 में D। V क्या होता है, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का, और विभवांतर को हम बेटा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को स्क्वायर करना है तो यहाँ पर इसका करेंगे स्क्वायर तो आएगा E² D²। एक D से एक D कैंसल हो जाएगा। तो पूरे आयतन के अंदर संचित होने वाली ऊर्जा जो निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी A। अरे यहाँ पे D बचेगा, D को मैं A के साथ में लिख लेता हूँ, ε0 E² आ जाएगा।
ये पूरे आयतन के अंदर आएगी। आपको निकालनी है प्रति एकांक आयतन में निकालनी है। तो बेटा प्रति एकांक आयतन में कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में। अरे प्रति एकांक आयतन में बेटा कैसे लिखेंगे हम, उसको निकालने का तरीका होता है, वो होता है प्रति एकांक आयतन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके ठीक है, तो निकालते हैं। हाँ, वो ऊर्जा निकल के आएगी, अपन स्मॉल यू से लिखेंगे। कुल ऊर्जा यू है, अपॉन में आयतन कितना होगा बेटा, ए इंटू डी। ए इंटू डी का भाग दे दो, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। यानी कि कुल ऊर्जा कितनी है, ये वाली है, ए इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। उसके अंदर ए डी का भाग दे दो आयतन का। अरे ए से कैंसर, डी से डी कैंसर, बेटा आंसर निकल के आएगा u इज इक्वल टू वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और यही प्रति एकांक आयतन में संचित होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी बेटा। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, और आगे वाले जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा, मतलब आपने वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बच्चा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।